हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रभात अग्रवाल और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग द CUET रिजल्ट्स एंड आफ्टर। बहुत सारे बच्चों ने, लाखों की तादाद में इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, बच्चों ने CUET का एग्जाम दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब एग्जाम तो दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इसके बाद ये नहीं मालूम कि अब करना क्या है और जो उनके स्कोर आए हैं वो स्कोर को कैसे समझना है। तो आज का ये वीडियो एग्जैक्टली आपको यही बताने के लिए है कि जो रिजल्ट आपने आया है, आपने रिसीव किया है, उस रिजल्ट के क्या मायने हैं, उसके स्कोर के क्या मायने हैं, उसमें रॉ स्कोर का क्या मायने हैं, परसेंटाइल का क्या मतलब है, नॉर्मलाइज का क्या मतलब है और क्या करके आपको एडमिशन मिलेगा। इन्हीं सारी चीजों को बताने के लिए ये वीडियो आपके सामने बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्या करना है हमको। तो सबसे पहले तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर CUET, that is Common University Entrance Test, and it is about results and after. आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंडक्शन ऑफ एग्जाम। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई एग्जाम जो कंडक्ट हुआ वो कैसे हुआ, कितने लोगों ने दिया। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर से 3 टर्म्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज रॉ स्कोर, सेकंड वन इज परसेंटाइल स्कोर एंड द थर्ड वन इज नॉर्मलाइज्ड स्कोर, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द CUET एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर एडमिशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके इन सारी चीजों को समझने से रिलेटेड। लेट्स सी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी हैव दिस इज कंडक्शन ऑफ एग्जाम। CUET ने जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया, इस एग्जाम में कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोग रजिस्टर्ड हुए, क्या क्या हुआ, कुछ बेसिक बातें उससे रिलेटेड। पहली बात, CUET exam was conducted in 6 phases starting from 15th July 22 till 30th August 22। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इन फेजेस का हमारे मार्क्स से कोई लेना देना है क्या? बहुत बड़ा लेना देना है। बहुत सारे बच्चों को यह लगा होगा कि भाई हम तो बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ गए क्योंकि हमारा एग्जाम तो पहले ही फेज में 15 जुलाई में पड़ गया, और कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई हम बहुत लकी थे कि हमारा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का टाइम हमको और ज्यादा मिल गया क्योंकि हमारा एग्जाम तो एकदम लास्ट में 30 अगस्त को पड़ा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पे रोल आता है नॉर्मलाइज स्कोर का, जो कहीं ना कहीं इन फेजेस को दिमाग में रख करके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। कैसे, उसके बारे में भी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ एग्जाम। Total number of students registered were 14,90,293. That's a huge number. That is in fact a very, very, very big number. 14,90,000 से ज्यादा बच्चों रजिस्टर्ड किए थे CUET एग्जाम के लिए, जिसमें से total number of students appeared were 9,68,201। यानी अप्रोक्सीमेटली 60% से ज्यादा बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए। बहुत सारे बच्चे अपीयर ही नहीं हो पाए अलग अलग कारणों से। और साथ ही साथ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटेड वर 90। हालांकि इनिशियल लेवल पे 90 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट की हैं, लेकिन रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो CUET के मार्क्स के बेसिस पे ही अपने एडमिशंस ओपन करेंगे। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ ये 90 यूनिवर्सिटीज तक रिलेटेड है। ये 90 यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में अफिलिएटेड कॉलेजेस भी शामिल हैं, जो अलग से यहां पे 90 के नंबर में शो नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहां पे 3 टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 टर्म्स क्या हैं भाई? पहला है इसमें रॉ स्कोर। रॉ स्कोर कौन सा स्कोर है भाई? It refers to the actual marks
सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये रॉ स्कोर वो स्कोर है जो वाकई में स्टूडेंट ने स्कोर किया। जब आंसर की आई तो आप सब लोगों ने अपने आंसर्स को मैच कराया होगा, तो मैच कराने के बाद जो मार्क्स आपने पाए, जो आपके हिसाब से आपके कैलकुलेशन में आए, वो आपके रॉ स्कोर हैं। लेकिन रॉ स्कोर को कहीं पे भी अलग से शो नहीं किया गया है। रॉ स्कोर की जगह पे और भी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, परसेंटाइल और नॉर्मलाइज स्कोर का। वो क्या है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले रॉ स्कोर का मतलब हो गया एक्चुअल मार्क्स। लेकिन ये एक्चुअल मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में कहीं पे भी शो नहीं होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हमारे जब आंसर की हमने देखी थी तो हमारे मार्क्स कुछ और आ रहे थे, लेकिन सर्टिफिकेट में हमारे मार्क्स कुछ और हैं। तो जो मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में दिए हैं वो आपके रॉ स्कोर नहीं है। रॉ स्कोर वो था जो आपने खुद से कैलकुलेट किया, और जो आपके सर्टिफिकेट में दिया है वो मार्क्स या तो ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा। वो क्यों ऐसा हुआ उसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद दूसरी बात है इससे रिलेटेड, रॉ स्कोर से रिलेटेड, इट हैज ऑलमोस्ट नो सिग्निफिकेंस। इस मार्क्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इस मार्क्स से कोई एडमिशन नहीं होना है। एडमिशन होना है आगे की चीजों पे, परसेंटाइल और नॉर्मलाइज। तो चलिए डायरेक्टली उसी पे आ जाते हैं। सेकेंड, परसेंटाइल स्कोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज इट इज नॉट द सेम एज द परसेंटेज स्कोर्ड। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि परसेंटेज और परसेंटाइल एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक अलग चीज होती है और परसेंटाइल एक एकदम अलग चीज होती है। परसेंटेज सिर्फ आपके मार्क्स के ऊपर बेस्ड होता है जो आपने गेन किए हैं, लेकिन परसेंटाइल आपके मार्क्स के साथ साथ दूसरों ने कैसा परफॉर्म किया है उस पर भी ये बेस्ड होता है। तो देखिए क्या लिखा है, इट शोज वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। परसेंटेज सिर्फ आपके मार्क्स पे निकलेगा, लेकिन परसेंटाइल स्कोर आपके मार्क्स के साथ साथ दूसरे बच्चों ने जो आपके साथ जिन्होंने एग्जाम दिया उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके ऊपर भी बेस्ड होगा। परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट होता कैसे है और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? फॉर्मूला है आपका परसेंटाइल, दैट इज पी, नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो और इक्वल टू द एक्स। एक्स यहां पर है आपके मार्क्स जो आपने गेन किए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू 100। अब इस पूरी बात को कैसे समझा जाए? ए, बी, सी, डी और ई। ए ने स्कोर किया मान लीजिए 60, बी ने किया 70, इन्होंने किया 75, इन्होंने 80, इन्होंने 90। अब मैक्सिमम मार्क्स है मान लीजिए यहां पर 100, और हमको ई का स्कोर कैलकुलेट करना है। तो ई का परसेंटेज अगर निकाला जाएगा तो परसेंटेज तो आएगा ई का 90/100 इंटू 100 विच कम्स एज 90%। लेकिन ई का अगर परसेंटाइल निकाला जाए तो हमको देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 90 और इक्वल टू 90। तो यहां पे ए का भी लेस देन है, बी का भी लेस देन है, सी का भी लेस देन है, डी का भी लेस देन और ई का बराबर है 90 के। यानी कुल मिला के कितने लोग हो गए? 5, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने हैं? 5। तो यानी हमारा फॉर्मूला बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, दैट कम्स एज 100 परसेंटाइल। यानी ई का परसेंटेज ऑफ मार्क्स है 90%, लेकिन परसेंटाइल की बात करें तो इट इज 100 परसेंटाइल। इस बात को हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं एक और एग्जाम्पल की मदद से। लेट्स सी, अब जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्लियरली, एग्जाम्पल ऑफ परसेंटाइल कैलकुलेशन। व्हाट इज परसेंटाइल वैल्यू फॉर द स्कोर 80 फॉर द गिवन पॉपुलेशन? हमें 80 मार्क्स का परसेंटाइल स्कोर निकालना है आउट ऑफ दीज वैल्यूज। वैल्यू है हमारे पास 50, 100, 70, 80, 56, 60, 80, 75। सबसे पहले तो इन सारी वैल्यूज को हम एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन के हिसाब से सॉर्टेड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर विल बी 50, 60, 56, 60, 70, 75, 80, 80 एंड 100। तो हमें यह ढूंढना है कितने लोगों के मार्क्स 80 से कम हैं या 80 के बराबर हैं। तो अगर इसकी बात करें तो देयर आर 1, 2, 3, 4, 5। 5 लोगों के नंबर कम हैं और 2 लोगों के नंबर 80 के बराबर, यानी कुल मिलाकर 7 लोग हो गए। तो नंबर ऑफ वैल्यूज फॉल अंडर 80 और इक्वल आर 7 एंड टोटल काउंट ऑफ वैल्यूज आर 8।
यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल 8 फिगर्स हैं हमारे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, दैट इज परसेंटाइल स्कोर ऑफ 87.5. So the percentile value of 80 for the given population is 87.5. तो आपके जो परसेंटाइल स्कोर्स आपके मार्कशीट्स में, सर्टिफिकेट्स में दिए हैं, वो इसी बेसिस पे कैलकुलेट किए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस पे आते हैं, विच इज नॉर्मलाइज्ड स्कोर। यही वो स्कोर है जिसके बेसिस पे आप सब लोगों की एडमिशंस होंगे, सारी यूनिवर्सिटीज की मेरिट लिस्ट बनेगी और वो बनेगी इसी बेसिस पे, दैट इज नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे। तो ये क्या है भाई, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। इट इज द स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ विच एडमिशंस विल बी डन इन सीयूईटी। सारे एडमिशंस आपके रॉ स्कोर पे नहीं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे बनाए जाएंगे। आगे, इट कैन बी आइदर लेस देन और मोर देन द रॉ स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्कोर आपने कैलकुलेट किया था जब आपने आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कराया था, तो जो स्कोर आपका आया था वो रॉ स्कोर था। और ये जो नॉर्मलाइज स्कोर है, ये रॉ स्कोर से आपका लेस देन भी हो सकता है, ये मोर देन भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और ये किस बेसिस पे ज्यादा और कम हो सकता है, आगे देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके रॉ स्कोर को नॉर्मलाइज में कन्वर्ट होते समय घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे, लेट्स सी। पहला फैक्टर है फेज इन विच एग्जाम वाज गिवन बाय द स्टूडेंट। याद होगा मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको, वीडियो की शुरुआत में बताया था 6 फेजेस में हमारे एग्जाम्स हुए। अब किसी का फर्स्ट फेज में हुआ, सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, फिफ्थ में हुआ और सिक्स्थ में हुआ। तो जिसका फर्स्ट में हुआ उसने बहुत पहले एग्जाम दिया और जिसका सिक्स्थ में हुआ उसने एकदम लास्ट में एग्जाम दिया। तो एक तरीके से सिक्स्थ स्टेज में एग्जाम देने वाले को एडवांटेज मिला कि उसको ज्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का। फर्स्ट फेज 15 जुलाई में हुआ और लास्ट फेज होते होते 30 अगस्त हो गया। यानी पूरा का पूरा 45 डेज, 1.5 महीने का फर्क आया दो लोगों के एग्जाम देने के बीच में। अब ये एक अनफेयर बात होगी कि अगर हम किसी का एग्जाम 1.5 महीने पहले लें और किसी का 1.5 महीने बाद और सबको नंबर एक ही जैसे दे दें। ये आप भी मेरे ख्याल से एग्री करेंगे मेरी इस बात से। इसलिए यहां पे एनटीए ने ये सिस्टम बनाया कि अल्टीमेटली हम ये करेंगे, जिन्होंने एग्जाम पहले दिया है उनके मार्क्स थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि उनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, उनको टाइम कम मिला। और जिन्होंने एग्जाम लास्ट में दिया, जिनको ज्यादा समय मिला प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए चीजें आसान हो गई, इसलिए उनके मार्क्स कंपैरेटिवली थोड़े से घटा दिए जाएंगे। तो देखिए, फेज इन विच द एग्जाम वाज गिवन बाय स्टूडेंट, अर्लियर द फेज मोर द मार्क्स एंड वाइजे वर्सा। जिन्होंने पहले फेज में, शुरुआत के फेजेस में एग्जाम दिए, उनके मार्क्स बढ़ा करके आएंगे, जिन्होंने बाद के फेज में एग्जाम दिए उनके मार्क्स घटा करके आएंगे। दूसरी बात है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ पर्टिकुलर फेज। अब भाई ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिया तो 4 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और मान लीजिए 6th फेज में आपने एग्जाम दिया तो सिर्फ 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अब 4 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो आपका कंपटीशन ज्यादा लोगों के साथ हुआ। 2 लाख लोगों ने एग्जाम आपके साथ दिया तो आपका कंपटीशन कम लोगों के साथ हुआ। फिर ये एक तरीके से 4 लाख लोगों के साथ एग्जाम देने वालों के लिए अनफेयर होगा। इसलिए ज्यादा बच्चों के साथ आपने एग्जाम दिया तो आपके मार्क्स कंपैरेटिवली बढ़ाए जाएंगे, कम बच्चों के साथ मार्क्स दिया तो आपके मार्क्स कंपैरेटिवली घटाए जाएंगे। वही बात यहां लिखी है, लार्जर द स्टूडेंट्स अपीयर्ड हायर द मार्क्स एंड वाइस वर्सा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। और तीसरा फैक्टर है आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अ पेपर। 6 फेजेस में एग्जाम हुए, एक ही सब्जेक्ट का मान लीजिए बार बार एग्जाम हुआ। हो सकता है किसी एक फेज में, सेकंड फेज में पेपर वॉज रियली वेरी टफ और 4th फेज में पेपर वॉज मच इजी। तो भाई ये तो एकदम आसान सी बात हो गई कि जिनका पेपर टफ है उनके लिए स्कोर करना मुश्किल रहा होगा और जिनका पेपर इजी था उनके लिए स्कोर करना आसान रहा होगा। तो यहां पे भी नॉर्मलाइजेशन होगा, जिनका पेपर टफ आया होगा उनके मार्क्स को थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ा दिया जाएगा और जिनका पेपर इजी आया होगा उनके मार्क्स को कंपैरेटिवली थोड़ा घटा दिया जाएगा। तो यहां पे भी वही बात है, हायर द डिफिकल्टी लेवल
greater the marks and vice versa. तो आई होप ये तीनों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे किस बेसिस पे ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब आते हैं हम लोग ऑन टू दिस सीयूईटी एडमिशन प्रोसेस। सीयूईटी का एडमिशन आखिर होगा कैसे? सबसे पहले फर्स्टली द स्टूडेंट नीड्स टू सी द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज विच ही और शी हैज फिल्ड अप इन द सीयूईटी फॉर्म। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था तो आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को फिलअप किया था, यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। A student can only get the admission in the universities which has been filed up या filled up। जिन यूनिवर्सिटीज को आपने भरा था चॉइस में, आपको एडमिशन सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है, किसी और यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सेकेंडली द स्टूडेंट नीड्स टू वेट फॉर द लॉन्च ऑफ ऑफिशियल पोर्टल फॉर एडमिशन बाय the choice of universities one has filled up, and the student must register himself or herself on that admission portal। अब आपने जिन जिन यूनिवर्सिटीज को चॉइस में फिलअप किया था, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेज में आपको बताया, उन यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा, एडमिशन पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो पोर्टल लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसकी कोई एक नॉमिनल फीस होगी, वो फीस पे करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें मेरिट लिस्ट आएगी, और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपके जो मार्क्स आए होंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स, उसके बेसिस पे देखा जाएगा वेदर यू डिजर्व टू गेट द एडमिशन इनटू दैट यूनिवर्सिटी और नॉट। आगे बढ़ते हैं। थर्डली, वन हैज टू वेट फॉर द मेरिट डिक्लेयर्ड बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी को आपने फिल्डअप किया था उसकी मेरिट उसके ऑफिशियल पोर्टल पे एडमिशन के कितने पे आई है। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स एंड द स्टार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, आपको वेट करना पड़ेगा मेरिट आने का, और मेरिट आने के बाद आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स आए हैं क्या वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से हैं, और आपको स्टार्ट होना वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग प्रोसेस का। ये काउंसलिंग एक ही बार में हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि कई कॉलेजेस में ये काउंसलिंग 2 राउंड 3 राउंड या शायद उससे भी ज्यादा राउंड तक चलेगी। तो बिल्कुल हार नहीं माननी है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस में हमारा एडमिशन नहीं हुआ, वी हैव टू वेट फॉर द सेकंड, थर्ड और मेनी मोर काउंसलिंग प्रोसेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। Even the admission in the affiliated colleges will also be done on the basis of such merit only। सिर्फ मेन कॉलेज की ही बात नहीं हो रही, मेन कॉलेज से अफिलिएटेड कॉलेजेस जो होंगे साथ के, उनमें भी एडमिशन इसी बेसिस पे होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको मेन कैंपस में अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिल सकता है ऑन द वेरियस राउंड्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेसेस। और इसके अलावा फाइनली द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द फीस नीड्स टू बी अंडरटेकन। ये सारा कुछ होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने पड़ेंगे उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं जरा। तो अब हम लोग आते हैं जरा डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर एडमिशन। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमको? फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर द एडमिशन इन सीयूईटी काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है क्लास 10th मार्कशीट आपको चाहिए, क्लास 12th मार्कशीट आपको चाहिए, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है। अगर रिजर्व कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर नहीं किया है तो नहीं चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल, यहां पे भी वही बात आती है, एक पर्टिकुलर कास्ट का रिजर्वेशन अगर आप डिमांड करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटो कॉपीज चाहिए होंगी, जेरोक्स चाहिए होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जो स्कूल अथॉरिटीज आपको देंगी, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको स्कूल से ही निकलवाना पड़ेगा। इसके अलावा सीयूईटी 2022 रिजल्ट जो आपका सर्टिफिकेट आया है मार्क्स का, वो आपको चाहिए होगा, और सीयूईटी 2022 एडमिशन कार्ड ये भी आपको चाहिए होगा। तो ये हैं आपके वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जिनके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आई होप इस पूरे वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आखिर सीयूईटी 2022 का एडमिशन प्रोसेस कैसा है और किस तरीके से ये वर्क करता है।
आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी एंड दिस इज मी अगेन प्रभात अग्रवाल। बहुत जल्द आपके साथ किसी और वीडियो के साथ आऊंगा। होपफुली टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।